from this very lecture, we are going to start the chapter number 5 of class 11th, that is laws of motion. मोशन के 3 लॉज होते हैं जो न्यूटन ने दिए थे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बीच बीच में हम इन तीनों लॉज को रिकैप करते रहेंगे. तो ये लॉज जब गवर्न होते हैं तो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दीज लॉज इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. फोर्स को हम इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्स इज द एक्सप्रेशन दैट इज F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स एक एक्सटर्नल इफर्ट है जो बाहर से हमें इफर्ट मिलता है. उसका फॉर्म पुश या पुल दोनों में से कोई एक हो सकता है. जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर पुश करते हैं तो पुश फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी फ्रंट डायरेक्शन में मूव करती है. जब उसी बॉडी को हम अपनी तरफ खींचते हैं मीन्स हम उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स भी दैट इज़ ऑल्सो अ फोर्स. तो फोर्स के 3 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं. तो फोर्स क्या करती है, एक बॉडी के अंदर रेस्ट बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस करती है. सेकेंड थिंग इज़ अगर एक बॉडी मूविंग है तो उस मूविंग बॉडी को वो रोकती है या ट्राइज टू स्टॉप इट. नेक्स्ट, अगर एक बॉडी मूविंग है तो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने का काम भी हमारी फोर्स करती है. तो फोर्स के ये 3 इम्पॉर्टेंट काम हो गए. नाउ द मेन टॉपिक इन आवर लेसन इज़ द नंबर 1 टॉपिक इज़ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम को किस तरह से कंजर्व किया जाए. तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे कि मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है. तो यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम. क्योंकि कंजर्वेशन किसी चीज़ का हम करेंगे उससे पहले हम समझ लें कि वो टॉपिक क्या है. तो लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर p से. लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी. एक बॉडी के अंदर कितना मोशन रखा हुआ है, उस बॉडी ने कितने मोशन को अपने अंदर स्टोर कर रखा है, दैट इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम. और मैथमेटिकली जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v. और मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो p वेक्टर इज इक्वल टू m इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड v इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया. तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं. अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी. मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. हम कंसिडर करते हैं हमारी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है इन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा. यस, द मोमेंटम विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. तो हमारा मोमेंटम हो जाएगा p वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी. अगर सर्कुलर मोशन की बात हम करें तो सर्कुलर मोशन में हम देख लेते हैं. ये एक सर्कल है. इस सर्कल में अगर हम ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट P. इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी उसको हम डिनोट करते हैं इस टेंजेंट से. ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस टेंजेंट. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है. तो सर्कुलर मोशन में जब मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा. तो मोमेंटम भी हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा. तो हम इस पॉइंट पे भी देख लेते हैं. ये वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी होगा. मतलब हर पॉइंट पे हमारे मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज होते रहेंगे. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला हम देख लेते हैं मोमेंटम का. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज़ p इक्वल टू एम बी. यहाँ से हम निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. m इज़ मास, मास को हम डिनोट करते हैं m से. वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी को हम मीटर l है, टाइम है पर सेकेंड, तो हम इसको t-1 लिखेंगे. तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ गई डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज़ mlt-1. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं. तो p की SI यूनिट है kg, वेलोसिटी की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गई
SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। CGS के टर्म्स में अगर हम कंसिडर करें दैट इज़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ एक क्वेश्चन हमें अराइज होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग लेकिन उनकी मोमेंटम सेम है। सी PR इक्वल, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की मोमेंटम सेम है। पहली ऑब्जेक्ट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं ये। तो जो पहली ऑब्जेक्ट है उसका मास हम कंसिडर करते हैं कैपिटल M और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हम कंसिडर करते हैं स्मॉल m। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है पहली वाले ऑब्जेक्ट का मास बड़ा है, लेकिन जो पहली ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल V और दूसरी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है विद वेलोसिटी स्मॉल v। हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली हमें ये पता है कि जिसका मास कम होगा वो स्पीड फास्ट मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो वी नो दैट जब मोमेंटम दोनों इक्वल बता दिए तो P इज़ इक्वल टू mv और ये हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v। तो इसमें अगर हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m और यहाँ पर स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V। तो जब दोनों इक्वल बताए हैं तो हम इसको ले लेते हैं दिस इज़ ग्रेटर देन 1। तो इस केस में जब हम इसको सिर्फ कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारे पास वैल्यू स्मॉल v इज़ ग्रेटर देन कैपिटल V। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो वेलोसिटी स्मॉल v हमने डिनोट की थी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसका मास कम था, तो उसकी वेलोसिटी बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है जिसकी वेलोसिटी कम है उसकी स्पीड कम होगी और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है।